नाजरीन, इंडिया आई न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिनका फोकस तालीम पर है। वो तालीम के लिए ग्रास रूट पर काम करते हैं और चाहते हैं कि माइनॉरिटी बच्चे किस तरह उभर के सामने आए कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव का हिस्सा बन सके। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जाहिद महमूद, एक्स IAS एलाइट, जिन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स में भी खिदमत अंजाम दिए हैं। तो आइए हम आपको उनसे रूबरू करवाते हैं। जाहिद भाई, आपका इंडिया आई न्यूज़ में खैर मकदम। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। में ऑनलाइन से क्या बच्चों का तालीमी सफ़र मुकम्मल हो पाएगा? आप इसको किस तनाजुर में देख रहे हैं? नहीं, बच्चों का तालीमी सफ़र मुकम्मल नहीं हो सकता है। ये बड़ों के लिए ऑनलाइन बेहतर है, जहाँ वो कंट्रोल कर सकते हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। तो ऑनलाइन में अगर मॉनिटरिंग नहीं होगी तो बच्चे जैसे अभी क्लास है, ठीक है, बाद में देख लेंगे, और उसको वीडियो ऑनलाइन कर दिया, या फिर वो क्लास ऑन कर लेते हैं और उसके बाद उस पर दूसरा कुछ देखते रहते हैं, उसको डाउन नीचे कर दिया और दूसरा कुछ देखते रहते हैं। तो इस तरह से वो ख़ुद को धोखा दे रहे हैं, पेरेंट्स को धोखा दे रहे हैं। दोनों प्रॉब्लम है सर। कॉलेज के बच्चों के साथ साथ यूनिवर्सिटी के क्लासेस भी आजकल ऑनलाइन हो रही है, तो उन बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है? देखिए, मैं ख़ुद भी अभी तालिब इल्म हूँ और मैं पढ़ता हूँ, तो उसमें हम लोगों को बड़ा फ़ायदा है, बिकॉज़ हम तो एक एज हो गया, तजुर्बा हो गया है, तो हम बहकते नहीं है। थोड़ा बहुत हम लोग भी कभी कभी बहक जाते हैं, लेकिन बहुत सारे डायमेंशंस आ गए हैं। मान लिया कि अगर एक प्रोफेसर है और उसकी हमको क्लास पसंद नहीं है, तो सेम क्लास हम कई एक प्रोफेसर का देख सकते हैं। बैठे बैठे यहाँ से हम अगर जूरिस्प्रूडेंस पे हमको पढ़ना है तो हम हार्वर्ड में क्या पढ़ाया जा रहा है वो हम देख लेते हैं, और इस तरह आईवी लीग के जितने लेक्चरर्स हैं वो हम देखते हैं, और जिससे हमारा डायमेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तालीम हासिल करने का मकसद क्या सिर्फ नौकरी है या कुछ और? नहीं, तालीम हासिल करने का मकसद नौकरी नहीं होना चाहिए। तालीम हासिल करने का मकसद ये है कि लोग ख़ुद को पहचान लें, ख़ुद को पहचाने, अपने वजूद के इम्पोर्टेंस को पहचाने कि इस वजूद से हम खल्क़े खुदा का कितना फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। सिर्फ माइनॉरिटी का नहीं है, तमाम कायनात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाया है, ये हमारा ये है। तो इसमें जितने भी लोग हैं, जो भी ऑप्रेस्ड हैं, मज़लूम है, जो पीछे हैं, मैं उनके लिए काम करता हूँ ताकि वो लोग अपने हकूक़ को हासिल कर सकें। तालीम का बेहतर बने सबसे आला मकसद ये होना चाहिए कि मेरे वजूद से दूसरों को फ़ायदा पहुंच जाए। अगर हमें नौकरी मिल गई और हम आगे एक अपनी पुरतयश ज़िंदगी गुजारने लगे तो ये तालीम का निगेटिव पार्ट है। ये एक तारीक पहलू है। असली पहलू यही है कि मेरे वजूद से दूसरों को कितना फ़ायदा पहुंच रहा है, और ये सुब्हान ताला यही हमसे उम्मीद भी करते हैं। सोसाइटी को तालीम से जोड़ने के लिए किस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए ताकि जिस तरह से एजुकेशन आजकल NGOs चला रही है एजुकेशन, इनका इसमें क्या रोल होना चाहिए? देखिए, एजुकेशन जो NGOs चला रहे हैं वो कोचिंग दे रहे हैं, क्योंकि जब तक किसी इंसान को जॉब नहीं मिलती है तो वो रोता रहता है, गवर्नमेंट को बुरा भला कहता है, लेकिन जैसे ही उसको जॉब मिल जाती है पढ़ाने का, वो पढ़ाना बंद कर देता है। वो समझ लेता है कि अब मुझे जॉब मिल गई है, मुझे कोई काम नहीं करना है, मुझे सिर्फ तनख्वाह लेना है। और बहुत सारे स्कूलों में मैं गया हूँ, मैंने यही असातिज़ा किराम में देखा है। अब देखिए, बेस्ट जो टीचर हैं वो क्वालिफ़ाई कर लेते हैं और गवर्नमेंट स्कूल में उनको नौकरी मिल जाती है। जो उससे सेकेंड लॉट होता है, थर्ड लॉट होता है, वो प्राइवेट स्कूलों में चले जाते हैं। अब ये देखिए कि प्राइवेट स्कूलों में उनके पढ़ाने का अंदाज़ इतना अच्छा है, ये सेकेंड थर्ड लॉट के टीचर से, कि लोग पूरी पैसा निकाल के अपनी जमा पूंजी अपने बच्चों को उनसे पढ़ाने के लिए दे देते हैं। और गवर्नमेंट स्कूल में जहाँ टैलेंटेड लोग कंपटीशन दे के जाते हैं, वहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रही है, वहाँ से बच्चे निकलते हैं तो अल्लाह ही भला। तो अब वो ख़ुद भी टीचर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ख़ुसूसन उर्दू मीडियम स्कूल के, उनके ख़ुद अपने बच्चे प्राइवेट मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, यानी कि उन्हें पता है कि हम खुद का जो हक़ है अदा होना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं।
क्लास 8 और 10 के बाद अक्सर देखा जाता है कि बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो इसके लिए सर समाज या गार्जियन कितना जिम्मेदार है? गार्जियन ज़्यादा जिम्मेदार है। अब समाज भी जिम्मेदार है कि समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ऑफिसर बन गए चाहे कुछ भी हो गए, वो जैसे ही ऑफिसर बनते हैं वैसे ही वो अपने आप को एक ब्राह्मणिकल सोसाइटी के तरह टच मी नॉट, वो ऑफिस गए, ऑफिस से आए, दरवाज़ा बंद कर लिया, किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। और हमें ये भी सुनने में आया है कि कई एक आदमी को जो बताया गया कि अगर हम लोग सलाम करते हैं तो सलाम का जवाब भी नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये घमंड का इजहार है कि मैं बहुत ऊंचा हूँ, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारे कौम का पसमानदगी का। अगर वो मिलते हैं और कुछ लायामल बनाते हैं तो बेहतर होगा। समाज को क्या चाहिए? गार्जियन तो पूछता ही नहीं कि बच्चा कहाँ जा रहा है, गार्जियन शाम को बैठता नहीं है कि बच्चा पढ़ रहा है हम घर में बैठे, गार्जियन अड्डा मारता है। अब अगर कुछ पढ़े लिखे और जिहोश इंसान हैं तो उन्हें ये चाहिए कि हर एरिया में रीडिंग रूम बनाएं। रीडिंग रूम में जहाँ 50 बच्चे अपनी किताबें ला के पढ़ सके। देखिए, रीडिंग रूम और लाइब्रेरी में फ़र्क है। लाइब्रेरी वक्ती तौर पे खुलेगा, वहाँ किताबें रहेंगी, वो बोझ रहेगा। लेकिन रीडिंग रूम में सिर्फ टेबल, चेयर और फ़ैन और लाइट होगा, जहाँ बच्चे अपनी किताब लाए, वहाँ बैठे, और कुछ जिहोश अगर लोग हैं जो रिटायर्ड है वो वहाँ बैठ जाएं और बच्चों को पढ़ाएं। और मुआशरे को ये चाहिए, समाज को ये चाहिए कि कुछ पैसा जमा करके उनके चाय पानी के लिए वो भी वहाँ रख दें। इससे देखिएगा बहुत जल्दी एक रुझान आ जाएगा और ड्रॉप आउट कम हो जाएगा। सर, अंग्रेजी मीडियम स्कूल के स्टूडेंट के मुकाबले हमारे हिंदी और उर्दू मीडियम के स्कूल के स्टूडेंट्स किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अपने आप को कमतर क्यों समझते हैं? देखिए, हिंदी मीडियम में तो खैर बेहतर है, उर्दू मीडियम का उससे कोई मुकाबला नहीं है। हिंदी मीडियम में अच्छे असातिज़ा भी हैं। जितनी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन होती है वो सेंट्रल लेवल पे इंग्लिश और हिंदी में होती है, तो उनके रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे होते हैं, उनके सिलेक्शन परसेंटेज भी ज़्यादा है। स्टेट लेवल में रीजनल लैंग्वेज यानी बांग्ला में और इंग्लिश में होती है। और जो उर्दू मीडियम से हैं, इसका कोई किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में नहीं आता है, इसका कोई यूज़ ही नहीं है। तो उर्दू में पढ़ने के बाद जब बच्चे को इंग्लिश में बुक दी जाती है या कंपटीशन की बात आती है, तो वहाँ अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में, और इंटरव्यू हॉल में तो खैर फ्लैट हो जाते हैं। ये एक बड़ा रीज़न है उर्दू बोलने वाले बच्चों का पीछे रहने का। इम्तहान में अक्सर बच्चे टेंशन में आ जाते हैं, तो इससे वो बाहर कैसे निकले? प्रैक्टिस करना है, टाइम एंड अगेन प्रैक्टिस। जब हैबिट पे मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ, जब आपके पास हैबिट हो जाएगा, टाइम एंड अगेन प्रैक्टिस करेंगे तो टेंशन नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपने साल भर पढ़ा नहीं और अचानक एग्ज़ाम के वक्त में पढ़ने चले जाएंगे तो आपको तो हैबिट है नहीं, तो टेंशन में आना है। माइनॉरिटी तबका सिविल सर्विस एग्ज़ाम में किस तरह आगे बढ़े कि वो कौम के और मुल्क की खिदमत कर सके? देखिए, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, कोई भी, चाहे आईएएस या आईपीएस हो या चपरासी का हो, हर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्लास 8 से लेके क्लास 12 के महवर पे काम करता है। यानी क्लास 8 का सिलेबस है, 8 से अगर आप बच्चों को तैयार करना शुरू कराएं क्लास 12 तक, और उस चीज़ को ठीक से पढ़ लें, तो वो बच्चा कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन निकाल सकता है। हमारे माइनॉरिटी तबका में जो मैंने बहुत ज़्यादा बात किया है, वहाँ ग्रेजुएट लड़कों से पूछा है कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो एक ही चीज़ का कहते हैं कि भाई हमने अभी तक सोचा ही नहीं है। जबकि अगर आप जो सक्सेसफुल जो कम्युनिटीज़ हैं उनसे बात कीजिए, वो क्लास 8 से पहले ही डिसाइडेड कर लेते हैं, और उनके माँ बाप उनको अलग घर में जगह दे देते हैं। टीचर्स जो हायर करते हैं वो एक एक क्लास का 1000 रुपया चार्ज करते हैं। एक दिन का एक क्लास करेंगे, 1000 रुपया चार्ज करेंगे, वो उसको पैसा देते हैं और उससे पढ़ाते हैं। जाहिर सी बात है कि वो चूँकि ज़्यादा पढ़ रहा है तो उसकी कामयाबी ज़्यादा होगी। और हम इररिलेवेंट अगर लैंग्वेज पढ़ेंगे, लैंग्वेज अच्छी चीज़ है, ज़बान अच्छी चीज़ है, लेकिन उस पर फोकस करके अपनी पूरी मुस्तकबिल को दाव पे लगा दें, ये अहमकाना चीज़ें हैं। तो इस अहमकाना चीज़ों से निकलना पड़ेगा। कम्पिटिटिव अगर बनना है
तो बच्चों को क्लास 8 से ही दिमाग में घुसा दीजिए कि तुमको ऑफिसर बनना है या जज बनना है। अगर बच्चे को आईएएस बनाना चाहते हैं, आईपीएस बनाना चाहते हैं, तो डीसीपी के या कमिश्नर के ऑफिस में लेके जाइए, उनसे अपॉइंटमेंट लेके मिलाइए, दिखाइए कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल हैं, कितनी अच्छी उनकी ऑफिस है और तुमको ये बनना है। जब वो देखेंगे तभी ना वो उस तरफ जाएंगे और सोचेंगे कि हाँ हमको इतना पावर हासिल करना है। सवाल यह है कि जब बच्चा बाहर निकलता है, किसी पॉकेटमार को देखता है, किसी गुंडा को देखता है जिसके पास पैसा है, तरह तरह की रंग बिरंगी कपड़े पहना है, तो बच्चा तो सोचता है कि मुझे यही बनना है। उसने डीसीपी को देखा नहीं, आईएएस को देखा नहीं, तो उसकी जो सोच जो है वहाँ तक नहीं जाती है। उसने कभी हाई कोर्ट देखा नहीं कि जज की क्या अहमियत है हाई कोर्ट की। जब वो देखेगा ही नहीं कि किस तरह रिस्पेक्ट से जैसे ही जज आता है, किस तरह से आवाज़ बुलंद हरकारा जो है नकारा ये आवाज़ बुलंद करता है कि साहब आ रहे हैं और सब लोग खड़े हो जाते हैं। जब वो बच्चा वहाँ जाके देखेगा तो उसके अंदर जज्बा होगा कि नहीं मुझे भी ऐसा बनना है। यही चीज़ है, यहाँ कमी है। सर, बहैसियत एजुकेशनिस्ट आप एक कम्पिटिटिव बच्चे को जो तैयारी कर रहे हैं उनको आप किस तरह का सीख देना चाहेंगे? भाई एक तो टाइम मैनेजमेंट होता है, हैबिट फॉर्मेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये आसान चीज़ नहीं है। अभी जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो बहुत सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, उसके अलावा उनके माँ बाप जो है अलग अलग तरह का ट्रेनिंग देते हैं। इट इज़ बेसिकली अ पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बहुत काम करना पड़ता है। हम सिर्फ अगर सब्जेक्ट को बताएं तो ये तकरीबन 15-20 मिनट लग जाएगा, जो अभी नहीं बता पाएंगे। माँ बाप को सिंपोजियम में अपने बच्चों को लेके जाना चाहिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहिए कि आप अच्छे अच्छे लोग जो एजुकेशनिस्ट हैं उनको बुलाइए। फिर एरिया में लोगों को लेके आना चाहिए कि अपने अपने बच्चों को लेके चलो, इनकी बातों को सुनो, जो चीज़ हमारे यहाँ मफकूद है। अगर हम कोई प्रोग्राम करते हैं एजुकेशन पे तो सबसे पहला होता है कि भाई लोग तो आएंगे नहीं, तो कैसे लोगों को बुलाया जाए? तो खाने का पैकेट, नाश्ते का पैकेट रखना पड़ेगा। अब आप सोचिए कि हम जिसके बच्चों के ऊपर काम करते हैं उसके बच्चों को, उसके बाप को बुलाने के लिए खाने पीने का पैकेट देना पड़ता है। जबकि जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं, जैसे ज्यूस को देख लीजिए, यूरोप में देखिए, तो उन लोगों को वहाँ एजुकेशनिस्ट को, मोटिवेशनल ट्रेनर को बहुत पैसा दिया जाता है और सारे माँ बाप ले आके देते हैं, फिर अपने बच्चों को बुलाते हैं, वहाँ बैठाते हैं कि सुनो उसकी बात को। उसका ठीक बरक्स हमारे कौम में हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोग पसमानदा है, पीछे हैं। एक आखिरी सवाल सर, आप खुद एक बीइंग एजुकेटेड के डायरेक्टर हैं, तो आपका एनजीओ जो है वो किस तरह इस फील्ड में काम कर रहा है? देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि हर स्कूल में जाएं और जाके वहाँ बच्चों को अवेयरनेस क्रिएट करें, वही क्लास 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चों के साथ। लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिला है, बल्कि नेगेटिव रिस्पांस मिला है। ख़ुद मेरे स्कूल, मोहम्मद जान स्कूल में मुझे मना कर दिया कि नहीं आप नहीं आ सकते हैं, क्लास नहीं लेने देंगे। और मैंने वजह पूछा तो वजह भी नहीं बताया गया है। तो हम बहुत सारे स्कूल में जाने की कोशिश की, मोमिन हाई स्कूल में जाने की कोशिश किया, जहाँ की हालत बहुत ख़राब है, टीचर्स नहीं हैं। और प्रेजेंट गवर्नमेंट, हम लोग हालांकि आंख बंद करके वोट दे रहे हैं, लेकिन इन 10 सालों में इस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने ख़ासकर उर्दू स्कूलों में टीचर्स की बहाली नहीं की है, जिसकी वजह से कौम बहुत पीछे चली गई है एजुकेशन में। और मैं इस मरतबा रिक्वेस्ट करूँगा दीदी से कि हमने माइनॉरिटी ने ख़ासकर आपको 100% वोट दिया है, तो कम से कम टीचर दे दीजिए, और कुछ नहीं, स्कूल में टीचर दे दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी चीज़ जो हम ये लोग कर रहे हैं कि हम सबसे ज़्यादा लॉ पे फोकस कर रहे हैं कि जब तक आप कानून नहीं पढ़ेंगे उस वक्त आप अपने हकूक़ को न पहचान पाएंगे और न ले पाएंगे। आपको कोई भी आएगा, फॉल्स केसेस डालेगा और अंदर कर देगा और पूरी कौम को बदनाम करेगा। अगर एक नॉन मुस्लिम लड़का एक रेप करता है किसी का भी, तो वो या मर्डर करता है या कुछ भी होता है तो वो उसको एज ए क्राइम पकड़ा जाता है। लेकिन अगर कोई मुस्लिम जवान कुछ ऐसी गलत घटना करता है तो उसको टेररिज्म से जोड़ दिया जाता है। तो सवाल ये है कि जब तक हम लोग कानून नहीं पढ़ेंगे तो हम कैसे अपने मफादात के लिए, अपने हकूक़ के लिए लड़ सकेंगे। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज़ादी के बाद से हम लोगों को गुमराह किया गया है और उस गुमराहियत में एक ज़बान को पकड़ा दिया गया और
वकालत से, कानून की तालीम से, जिस पे पूरी एडमिनिस्ट्रेशन रक्स करती है, चलती है उसी पे, उससे हम लोगों को अलग करने की कोशिश किया गया, ये कह करके कि इसका पैसा हराम का है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं, कोई भी हो, आइए वो मुझसे डिबेट कर लीजिए, मैं साबित करूंगा कि यही एक हलाल का पैसा है। ठीक है, वकालत का पैसा। फिर जुडिशरी हमने छोड़ दिया और हमने पॉलिटिक्स से भी किनारा कशी अख्तियार कर लिया, यानी कि जितने भी डिसीजन मेकिंग वाली जो कुर्सियां हैं, जो ओहदे हैं, उन सब पे हम लोगों ने अपने आप को अलग कर दिया, जिसके वजह से हम लोग बहुत पीछे हो गए। शाहिद महमूद साहब, इंडिया आई न्यूज़ को वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खैर में शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरा। सर, आप सुन रहे थे इस वक्त जाहिद महमूद को, तो मैं आपको अगले एपिसोड में एक दूसरे ऐसे ही शख्सियत से मिलवाने के लिए इस बिना पर मैं आपसे इजाज़त लेता हूं कि आइंदा फिर किसी एक वीडियो में आपसे हम लोग मिलते हैं। शुक्रिया।